ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर ये हमारा दूसरा लेक्चर है और मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो जिन्होंने पहले दो लेक्चर नहीं सुने वो पहले दो लेक्चर ज़रूर सुने, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर के ऊपर आएँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि हमने ब्लैक बॉडी को डिस्कस किया था, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम क्लासिकल फार्मूला फॉर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द वेरियस वेवलेंथ्स ये हम डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे जो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू हम तक आते हैं। हमने इसके कंसेप्ट में ये तमाम चीज़ें जो आपको अभी दिखाई जा रही हैं ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की थी। करैक्टरिस्टिक्स तक हमने पढ़ा था। आज हम ये दो फील्ड आगे लेकर चलेंगे और ये दोनों फील्ड्स इससे आगे इकट्ठी साथ साथ चलती हैं, तो इस बात को नोट कीजिएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हमने एक बॉडी जनरेट की, उसमें हमने रेडियो एक्टिव रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और अब हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लेके आ गए। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब हमने उस ब्लैक बॉडी को रखा तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि हम उस ब्लैक बॉडी को कितने अमाउंट का टेम्परेचर दें कि वो रेडिएशन इमिट करना शुरू कर दे। ना सिर्फ रेडिएशन इमिट करना शुरू करे बल्कि उस रेडिएशन की इंटेंसिटी का भी हमें पता होना चाहिए कि कितने टेम्परेचर के ऊपर कितनी रेडिएशन इंटेंसिटी हमें मिलती है। इसके अलावा हमें उसकी वेव लेंथ का भी पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे सामने प्रॉब्लम की शक्ल के अंदर सामने आई। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर लमर और प्रिंगशम ने एक स्पेक्ट्रम बनाया था। उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाने के लिए ब्लैक बॉडी को इस हालत में जो आपको नज़र आ रहा है, इस हालत में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स की और फिर उसके ऊपर उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया। और वो स्पेक्ट्रम ये आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पर ब्लैक बॉडी थी, उसको टेम्परेचर दिया गया और उसके बाद सबसे पहले उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर थी स्पेक्ट्रम की वो हमें दिखाई और इमिशन पावर वो हमें बताई, और ये वाली जो उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो हमें बताया। अब इस ग्राफ को हम सॉल्व कर सकते हैं। लमर के एक्सपेरिमेंट करने से हमें यह पता चला कि हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ब्लैक बॉडी को, स्पेक्ट्रम पे रेडिएशन इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ेगी और वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ेगी और वेवलेंथ उस रेडिएशन के इमिट करने वाले पार्टिकल्स की कम होगी, शॉर्ट होगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ से एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। वो ये था कि ये सारा कुछ एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर था, एक स्पेक्ट्रम, एक ग्राफ के ऊपर था। हमें ये जो रेट था टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीज़ होना और वेवलेंथ का कम होना, इसके लिए हमें फार्मूला इस स्पेक्ट्रम से नहीं मिला। फार्मूला इन्वेंट करने के लिए दो साइंटिस्ट आगे आए। उनमें से पहले साइंटिस्ट का नाम था वाइन्स। इनका पूरा नाम विलियम वाइन्स था और ये एक जर्मन फिजिस्ट थे। इन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी फाइंड करने पर, वो फार्मूला इन्वेंट करने पर नोबेल प्राइज़ मिला 1911 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये शो किया कि हमारे पास स्पेक्ट्रम के ऊपर जो रिज़ल्ट आता है, लमर के स्पेक्ट्रम के ऊपर जो रिज़ल्ट आता है उसके थ्रू हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। इसमें उन्होंने रो
लैम्डा जो है ये रेडिएशन की डेंसिटी को कहा। उसके अलावा C1 और C2 उन्होंने कांस्टेंट कहा, और T फॉर टेम्परेचर। ये फार्मूला इन्वेंट किया गया, लेकिन ये फार्मूला था शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। जो लॉन्गर वेवलेंथ थी ये वाली, इसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल साबित नहीं हुआ। लॉन्गर वेवलेंथ के लिए फिर दूसरा साइंटिस्ट, जिन्हें रिलाइव एंड जेन्स, ये दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली, रिलाइव और जेन्स, इन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्होंने इस फार्मूले के अंदर ये बताया कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसके लिए तो वाइन्स का फार्मूला दुरुस्त है, बट लॉन्गर वेवलेंथ के लिए वाइन्स का फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले की जो डेरिवेशन है या इस फार्मूले की जो हम एंटी डेरिवेशन करते हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएंगी, और जहाँ आएंगी फिर हम इनकी डेरिवेशन और इनकी जो रिज़ल्ट्स की बातें हैं वो भी हम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये समझ लें कि रिलाई एंड जेन्स ने लॉन्गर वेवलेंथ को सॉल्व किया। लॉन्गर वेवलेंथ के साथ इनके फार्मूले में शॉर्टर वेवलेंथ को भी सॉल्व किया जा सकता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, इस फार्मूले में जो वाइन्स ने बनाया था, यहाँ पर हमारे पास जो वेवलेंथ रिकॉर्ड हुई थी वो एंगस्ट्रॉम में हुई थी। एंगस्ट्रॉम जो था ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया था जिसको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 0.1 नैनोमीटर के। ये जो नैनोमीटर की रीडिंग है ये माइक्रोन्स के अंदर आती है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ हमने नापनी हो, मेजर करना हो, उसके अंदर हम नैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और ये फिर अल्टीमेटली एंगस्ट्रॉम के ऊपर इसकी सही तौर पर हमें इसकी पोजीशन का पता चलता है। वाइन्स ने जो फार्मूला इन्वेंट किया था, जो स्पेक्ट्रम बनाया था, उसने ये थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया था, फिज़िक्स की क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ किया था। जबकि रिलाई एंड जेन्स ने जो फार्मूला इन्वेंट किया, इन्होंने क्लासिकल क्वांटम फिज़िक्स को यूज़ किया, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ किया, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ जाती है। उसके थ्रू उन्होंने ये फार्मूला और इसका स्पेक्ट्रम बनाया। इन दोनों स्पेक्ट्रम्स, वाइन्स फार्मूला उसका ग्राफ और रिलाई एंड जेन्स फार्मूला और उसका ग्राफ, इन दोनों ग्राफ्स और स्पेक्ट्रम को, इनके फार्मूलाज़ को हमने एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ कंपेयर किया, तो ये बहुत ही करीब एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट से मैच कर रहे थे। इसलिए हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर इन दोनों फार्मूलाज़ की डेरिवेशन और एंटी डेरिवेशन ये पढ़ते हैं, और ये इनके काम भी आती है इस टॉपिक में। एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी से नोट्स लेते हैं, जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं वो गाइड करते होंगे, उसके अलावा आप इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। तो जिसको मेरे लेक्चर्स के हवाले से जो कंप्लीट नोट्स चाहिए जो आपने एग्ज़ाम में लिखने हैं, अब मैंने इस लेक्चर को दे दिया आपको। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता करें, मैं आपको नोट्स सेंड करता जाऊंगा। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उसी से रिलेटेड मैं आपको नोट्स फराहम करूंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 03216712 862। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।